नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन कवि सेनापति जी का ऋतु वर्णन अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम उनका ग्रीष्म ऋतु और साथ में वर्षा ऋतु, दो ऋतुओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकृति वर्णन हिंदी साहित्य कोई भी काल रहा हो, सभी कवि ने प्रकृति चित्रण किया है, लेकिन जैसा ऋतु वर्णन सेनापति का साहित्य जगत में प्रसिद्ध है वैसा अन्यत्र हमें दुर्लभ है। ग्रीष्मकालीन ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कह रहे हैं, वृक्ष को तरनी तेज सहसो किरणी करी, ज्वालन के जाल विकराल बरखत है। ज्वालन के जाल विकराल बरखत है। तजती धरनी जग परती झरनी, सीरी छां को पकड़ी पंछी पंछी बिरमत है। पंथी पंथी पंछी बिरमत है। तो देखिए, वृक्ष, वृक्ष का मतलब है वृष राशि। तरनी सूर्य, सहसो हजारों, तजती तपती है, धरनी, धरनी मतलब धरती, झरनी लपटें, सीरी शीतल, पंथी राहगीर, बिरमत, बिरमत मतलब ठहरते। तो देखिए क्या है, वृक्ष को तरनी तेज सहसो किरनी करी। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु आने पर सूर्य वृष राशि पर रहता है। इस कारण इस समय सूर्य अपनी हजारों प्रखर ताप युक्त किरणों से अग्नि की लपटें या अग्नि की लपटों का भयंकर समूह पृथ्वी पर बरसाता है। ज्वालन के जाल विकराल बरखत है। यानी ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी हजारों प्रखर ताप युक्त किरणों से अग्नि की लपटें, ज्वलन के जाल यानी अग्नि की लपटें पृथ्वी पर बरसाता है। तजती, तजती मतलब तपती है, धरनी मतलब धरती, और पृथ्वी जलने तपने लगती है। जग परती झरनी, और क्या होता है, सारा संसार गर्मी की लपटों से घिर जाता है। जग मतलब संसार, परती झरनी, झरनी का मतलब है लपटें, और सारा संसार गर्मी की लपटों से घिर जाता है। छाह को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत है, और राहगीर और पक्षी ठंडी छाया को पकड़कर उसके नीचे विश्राम करते हैं। सेनापति नेक दोपहरी के डरत होत, धमका बिखम जो न पात खरकत है। कवि सेनापति कहते हैं, नेक दोपहरी के डरत होत। कवि सेनापति कहते हैं कि थोड़ी सी दोपहरी के ढलते ही गर्मी का भीषण धमाका सा होता है। धमका बिखम, बिखम मतलब भयंकर, धमक मतलब धमकारा, यानी दोपहर के ढलते ही गर्मी का भीषण धमाका होता है, ये धमाका सा होता है। जो न पात खरकत है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों के पत्ते भी नहीं खड़कते हैं। मेरी जान पौने सिरी ठोर को पकड़ी कोने, धरी एक बैठी कहूँ धामे बितवत है। और ऐसी स्थिति को देखकर कवि सेनापति कहते हैं, मेरी जान, कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा आभास होता है या मेरी समझ में, पौने सिरी ठोर को पकड़ी कोने, पौने मतलब पवन भी यानी हवा भी उस समय किसी ठंडे स्थान का कोई कोना पकड़कर एक घड़ी के लिए कहीं धूप को व्यतीत करती है। मेरी जान पौने सिरी ठोर को पकड़ी कोने, कि हवा भी
मेरी जान में या मेरी मुझे ऐसा आभास होता है कि हवा भी उस समय किसी ठंडे स्थान का कोई कोना पकड़कर एक घड़ी के लिए कहीं धूप को व्यतीत करती है। घड़ी एक बैठी कहूँ धामे वितवत है, कि एक घड़ी के लिए कहीं धूप को व्यतीत करती है, अर्थात हवा भी किसी ठंडे स्थान पर धूप से बचने के लिए ठहरे जाती है। तो इस तरह से इस पद में कवि सेनापति जी ने ग्रीष्म के प्रचंड ताप में परिवेश का वर्णन किया है, जो काफ़ी स्वाभाविक लगता है और हम देखते भी हैं, स्पेशली हमारे चूरू जिले में कि ग्रीष्म ऋतु में क्या हाल होता है, उसी का कवि सेनापति ने वर्णन किया है। तो इस पद में हमें अनुप्रास के साथ साथ मानवीकरण अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि हवा भी जो एक प्रकार प्राकृतिक चीज़ है, वो भी ठंड को या ठंड के किसी कोने को पकड़ के बैठी है। तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और ये जो पूरा पद है ये कवित छंद में रचा गया है। अगला पद देखिए, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कह रहे हैं, दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक अति घोर घन घोरते, कोकिला कपाली कल कुंजत है जित जित शीतल है हीतल समीर झकझोरते। तो कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, देखिए, दामिनी दमक, दामिनी मतलब बिजली, दमक मतलब चमक, यानी बिजली की चमक। सुरचाप की चमक, सुरचाप, सुर मतलब देवता, चाप मतलब धनुष, यानी देवताओं का धनुष अर्थात इंद्रधनुष की चमक। घोर, घोर मतलब गहरी, अत्यधिक, भयानक। कोकिला कलापी, कलापी मतलब मोर, कोकिला मतलब कोयल, कलापी मतलब मोर। कल मतलब सुंदर, जित जित, जित तित मतलब जहां तहां। तो देखिए कवि वर्णन करते क्या कह रहे हैं, दामिनी दमक सुरचाप की चमक, शाम घटा की गमक अति घोर घन घोरते। कवि सेनापति वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, या इसका हम दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वर्षा ऋतु में एक विरहणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्रावण का महीना आ गया है और इस श्रावण के महीने में बिजली चमक रही है। दामिनी दमक, बिजली चमकती है, सुरचाप की चमक और इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा है। श्याम घटा की घमक, श्याम मतलब काली, घटा मतलब बादल, यानी काली काली घनघोर घटाओं की झमक और उनका घिरना अत्यंत भयानक लगता है। श्याम घटा की घमक अति घोर घन घोरते, यानी काली काली घनघोर घटाओं की घमक, उनका घिरना अत्यंत भयानक लगता है। कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, और क्या हो रहा है, कोयल, कोकिला कोयल, कलापी मोर, कल मतलब सुंदर, कुंजत मतलब गूंज सुंदर आवाज, जित जित मतलब इधर उधर, और कोयल और मोर जहाँ तहाँ अपनी सुंदर आवाज निकालते हैं। शीतल है हीतल समीर झकझोरते, हवाओं के झोंके चलते हैं जिसमें पानी की बूंदों के कारण शीतलता आ जाती है। शीतल है हीतल समीर झकझोरते, हवाओं के झोंके चलते हैं जिसमें पानी की बूंदों के कारण शीतलता आ जाती है। वीरणी कहती है, सेनापति आवन कयो होमन भावन, सु लाग्यो तर सावन भिरु जुर जोरते। वीरणी कहती है, ये सेनापति कवि कह रहे हैं कि एक वीरणी कह रही है कि श्रावण का आना सेनापति आवन कहो हो मन भावन, कि श्रावण का आना या वर्षा ऋतु का आना, सावन के महीने का आना
अच्छा लगता है, मन को भाने वाला लगता है, अच्छा लगने वाला बताया गया है। किंतु लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, लेकिन विरह जबर से युक्त मुझे तो वह तरसाने वाला लग रहा है। देखिए, कहने का मतलब है कि नायिका कह रही है कि सावन का महीना मन भावन है, अच्छा लगने वाला है, लेकिन क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे तो सावन का महीना भी तरसाने वाला लग रहा है, दुख देने वाला लग रहा है। विरह, देखिए, लागे तरसावन लग रहा है, तरसावन तरसाने वाला, विरह जुर जोरते विरह के ज्वर के कारण, विरह मतलब वियोग, जुर मतलब एक तरह से ज्वर, बुखार, बुखार नहीं कह सकते, ज्वर का मतलब पीड़ा, यानी विरह पीड़ा के कारण मुझे सावन का महीना भी तरसाने वाला लग रहा है। आयो सखी सावन विरह सर सावन, वह मेरे तो विरह ज्वर को और बढ़ावा दे रहा है। आयो सखी सावन, कि हे सखी, ये सावन का महीना जो आया है, वर्षा ऋतु जो आई है, विरह सर सावन, यानी मेरे विरह को और बढ़ाने वाला लग रहा है। लाग्यो बर सावन सलील चहूँ ओरते, और ये सावन का महीना चारों ओर सलील मतलब पानी बरसा रहा है, ऐसे में मेरी जो काम वासना है वो और उद्दीप्त हो रही है, बढ़ रही है, और चारों ओर से पानी बरसाने लग रहा है, इससे मेरी विरह व्यथा और बढ़ रही है। तो कवि ने इस पद में श्रावण मास का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। और ग्रीष्म ऋतु की तपन के बाद सबको अच्छा लगता है श्रावण का महीने का आना, किंतु विरहणी के लिए वह और अधिक दुखप्रद सिद्ध होता है, क्योंकि उसका प्रीतम उसके पास में नहीं है। कवि ने इस पद में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, क्योंकि जो नायिका की है उत्सुकता और बढ़ जाती है, उसकी विवशता है, उसका आलंबन, उसकी ग्लानि आदि भावों का व्यंजना हुई है। और यहाँ वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण हम देखने को कह सकते हैं। आयो सखी सावन विरह सर सावन लाग्यो बर सावन सलील चहूँ ओरते। इस तरह से इस पद में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। साथ में जो छंद है वो कवित छंद मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सेनापति ने अपने जो पद रचे हैं वो ज़्यादातर पद हैं वो कवित छंद में हैं। तो अगली कक्षा में हम सेनापति जी की ही शरद और शिशिर ऋतु का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।